स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी बाय सुजीत सर में। कल हमने पहला चैप्टर जिस पे चर्चा किया था राष्ट्रवाद में, तो हमने देखा था किस प्रकार से ब्रिटेन वाले आए, फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, धीरे धीरे हमारे भारत में अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम करते चले गए। अब उनकी दखल इतने ज़्यादा हो चुकी थी कि भारत में तमाम नियम और कानून अब उनके द्वारा ही बनाए जाते थे, यानी कि अब हम लोग ब्रिटेन के अधिकार तले कार्य कर रहे थे, पूरा सारा साम्राज्य उनका चल रहा था। तो उसके आगे अब हम देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद करने वाला व्यक्ति कौन था, किसने क्या किया, हमने बताया था। कल हम एक ऐसे योद्धा के बारे में बात करेंगे जो कहीं ना कहीं बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। तो हम आज उसी शख्सियत की बात करेंगे, हमारे देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का आगमन अब होता है और बहुत ही ऐसे व्यक्तित्व के धनी महात्मा गांधी। बड़े लोग तमाम कुछ राजनीतिक पार्टियां या जो भी लोगों की विचारधाराएं होती है वो गांधी को कुछ लोग दोषी मानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से कहने और करने में बड़ा अंतर होता है। गांधी वह व्यक्ति हैं जो निहत्थे होते हुए भी एक तरह से अंग्रेजों को पराजित करने का कार्य किया है गांधी जी ने। तो ऐसे गांधी जी का हम जानते भी हैं और एक बार परिचय देख लेते हैं। गांधी जी का जो जन्म है, गांधी जी का हम एक बार देख लेते हैं। जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 1869। हाँ, 1869 में गुजरात, पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। तो ये भी जानेंगे। इनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। करमचंद गांधी। माता का नाम पुतली बाई। पुतली बाई। उसके अलावा इनकी पत्नी का भी नाम कहीं कहीं महत्वपूर्ण होता है, कस्तूरबा गांधी। तो गांधी जी का मतलब इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है और हमारे इतने बड़े आइडियल हैं, तो इनका जीवन परिचय इतना तो हमको पता होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें पूछ दिया जाता होगा, जैसे मैप वाला क्वेश्चन जब आएगा तो पूछ देगा वह स्थान जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था, तो पोरबंदर गुजरात में, तो मैप में दिखाना पड़ेगा, इसलिए जानना बेसिक जरूरी है। और अगर इनमें बात किया जाएगा तो इनका जो पढ़ाई का मतलब था वो 1893 से ये विदेशों में पढ़ाई करने चले गए और विदेशों में इनका जीवन 1914 तक, यानी 1893 से लेकर के 1914, पता भी होगा बैरिस्टर की पढ़ाई करने कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में बैरिस्टर की पढ़ाई करने गए थे और वहीं पर इनके आध्यात्मिक कह सकते हैं, राजनीतिक गुरु कह सकते हैं। राजनीतिक इनके गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु इनकी मुलाकात वहां पर हुई गोपाल कृष्ण गोखले से। गोपाल कृष्ण गोखले। यानी हम कह सकते हैं कि इनके जो राजनीतिक गुरु थे वह कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो ये मतलब एक तरह से हम देख सकते हैं गांधी जी का जो भी जीवन परिचय है, यानी कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के गुजरात में हुआ था। पिता करमचंद गांधी, माता पुतली बाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी, और इनके जो राजनीतिक गुरु का नाम पूछा जाता है तो इनके राजनीतिक जो गुरु थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी ने वकालत किया था। वकालत करने के बाद यह दक्षिण अफ्रीका में ही वकालत का कार्य कर रहे थे। तो महात्मा गांधी का फिर भारत में अगर देखा जाएगा तो भारत में उनका आगमन कब हुआ था, यह महत्वपूर्ण होता है। भारत में महात्मा गांधी का आगमन जो होता है वो जनवरी 1915। कब होता है? जनवरी 1915 इनका भारत में यह आगमन होता है। और ऐसे शख्सियत का आगमन होता है जिसका परचम विश्व में धीरे धीरे एक तरह से इनकी गूंज चल रही थी, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में यह एक आंदोलन किए थे अश्वेतों के खिलाफ, या क्योंकि हमारे भारत में यहाँ जात पात का भेदभाव होता है, उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में उस समय काले और गोरे का भेदभाव था।
अश्वेत उसको बोला जाता है जो काले लोग होते हैं। तो काले लोगों का वो भेदभाव को समाप्त करने के लिए कुछ इस प्रकार का इन्होंने आंदोलन किया था दक्षिण अफ्रीका में। भारत में इनका आगमन 1915 में होता है। इनके राजनीतिक गुरु कहते हैं कि भारत में आप घूमिए, पहले भारत के लोगों को जानिए, सभा करिए। तो इन्होंने सभा किया था कहाँ? बीएचयू में। बीएचयू कहाँ है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इनमें इन्होंने क्या किया था? अपना एक तरह से पहली बार लोगों ने जाना कि कोई व्यक्ति आया है। सब वहां पे कोई कार्यक्रम था, बुलाया गया था इनको एज ए गेस्ट के रूप में, ये आए थे। तो वहां पे लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो इनको देख करके लगा कि सब तो बड़े लोगों की बातें कर रहे हैं, गरीबों की और किसानों की बात कौन करेगा। तो वह महात्मा गांधी आए और अपना उन्होंने एक संबोधन वहां भाषण दिया, जिसको देख करके लोग काफी हद तक ज्यादा प्रभावित हुए। सबसे ज्यादा इनसे उस समय लोग प्रभावित हुए महात्मा गांधी के भाषण को सुन करके। अब हम आगे देखते हैं। उसके बाद से इनके महात्मा गांधी के देखो बहुत बड़ा नाम है। भले कोई लोग कहें कि चरखा चलाने से आजादी नहीं मिली है, मानते हैं हम भी, आजादी सब लोगों की देन है, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते कि महात्मा गांधी का योगदान बहुत बड़ा है। तो गांधी जी अपना एक तरह से गांधी जी का प्रभाव धीरे धीरे भारत के लोगों पे पड़ने लगा। और उस समय एक सबसे पहला अगर आंदोलन की बात किया जाएगा तो गांधी जी ने सबसे पहला आंदोलन तो दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। लेकिन यदि गांधी जी का भारत में बात किया जाएगा कि भारत में उनका पहला आंदोलन कहाँ था, तो गांधी जी ने सर्वप्रथम जो आंदोलन किया था वो चंपारण में किया था। चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन कब किया था इन्होंने? इनका सबसे पहले भारत का यही आंदोलन था 1917 में, और ये कहाँ हुआ था? बिहार में। महत्वपूर्ण है क्योंकि मैप से क्वेश्चन इन्हीं सब से उठते हैं कि वह स्थान जहाँ चंपारण आंदोलन हुआ था। तो हम जानते हैं चंपारण आंदोलन था क्या। उस समय नील की खेती को प्रोत्साहन दे रहे थे अंग्रेज, क्योंकि नील से उनका नील वो कच्चे यहाँ से माल लेकर के जाते थे और वहां अपने यहाँ उसको कपड़े उपड़े जो भी करने में लगाते थे। तो डिमांड ज्यादा होने लगी तो उन्होंने क्या किया? भारत के लोगों से जबरन खेती करवाना प्रारंभ कर दिया। इसको तीन कटिया पद्धति भी बोलते हैं। नील की खेती यानी जिस स्थान पे किया जाएगा वो स्थान क्या हो जाएगा? कुछ समय बाद बंजर हो जाएगा। यदि नील की खेती बार बार किया जाएगा तो उस पर वो स्थान बंजर हो जाएगा। और यह मतलब कि यदि एक हिस्सा, मतलब कि अगर हम मानते हैं खेत इस तरह से है, 4 भाग अगर खेत के हैं तो एक हिस्से पे क्या बोना था? नील की खेती करनी थी। इससे किसानों में क्या था? आक्रोश था, क्योंकि जबरदस्ती इनसे नील की खेती करवाई जा रही थी। अब नील की खेती इनसे करवाई जा रही थी, इनका ये खेत कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? बंजर हो जाएगा। तो जैसे ही बंजर हो जाएगा तो उसके बाद से फिर उपजाऊ जमीन नहीं रहेगा। अब इसके विरोध में किसानों के आग्रह पर महात्मा गांधी बिहार पहुंचे और सबसे पहले उन्होंने अपना यह आंदोलन प्रारंभ किया, जिसको चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो चंपारण आंदोलन 1917 में बिहार में स्टार्ट हुआ था। गांधी जी की इसमें जीत हुई और एक तरह से इससे लोगों को, किसानों को मुक्ति मिली। मतलब कि अब उनको जबरदस्ती नील की खेती नहीं करवाया जा सकता था। तो गांधी जी का इस तरह से हम कह सकते हैं प्रभाव इनका पहली बार बढ़ता गया। यह इनका पहला मौका था कि पहले इन्होंने क्या किया? विजय हासिल कर लिया। उसके बाद गांधी जी का जब प्रभाव बढ़ा तो इन्होंने एक और आंदोलन कर दिया। उसके बाद से खेड़ा आंदोलन के नाम से वो जाना जाता है। देखो गांधी जी के बारे में एक चीज जान लो, गांधी जी से हमको सब सीख लेनी चाहिए, क्योंकि जो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हार्ड वर्क नहीं, इन्होंने क्या किया? हार्ड वर्क नहीं किया, बल्कि क्या किया? स्मार्ट वर्क किया। क्योंकि इनको पता यह था कि यदि हम हिंसात्मक रूप से अगर अंग्रेजों का सामना करेंगे तो हम कहीं ना कहीं उसमें गोलियों के शिकार हो जाएंगे, मारे जाएंगे। और अंग्रेजों का सामना करना केवल अहिंसा के रास्ते से ही संभव था। इसीलिए गांधी जी ने अहिंसा को परमो धर्म रखा, यानी सर्वोच्च पे रखा। अहिंसा का मतलब क्या है? हिंसा रहित, यानी कि बिना किसी मार काट के
यानी गांधी जी ने कुल मिलाकर स्मार्ट वर्क किया। तो ये खेड़ा आंदोलन कब हुआ था, तो इस पे कभी कभी 1917 भी कहीं आ जाता है, कहीं कहीं 1918 भी आ जाता है। तो 1917-18 मतलब 18 लिख सकते हैं। कहाँ हुआ था, ये गुजरात में हुआ था। अब ये खेड़ा आंदोलन क्या था, कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, नोट करते चलोगे आप लोग, एक एक पॉइंट जो भी बताया जा रहा है कुछ अपने माध्यम से नोट को कवर करते चलोगे। खेड़ा आंदोलन क्या था, चंपारण हमने जाना किसानों के लिए था, नील की खेती के लिए था। उसी प्रकार से जो खेड़ा आंदोलन था यह भी किसानों का एक आंदोलन था। इसमें क्या था, उस समय जैसे इस समय देखो कोरोना वायरस आया था, कोविड-19 कितनी महामारी थी, उसी प्रकार इस दशक में प्लेग नामक एक बीमारी आई थी। प्लेग जो बीमारी होती है वो चूहे से फैलने वाला रोग होता है। उस प्लेग बीमारी के कारण क्या हुआ था, लोग परेशान थे और उनमें क्या होता था कि ये ज्यादा मतलब कर मांग रहे थे। कर का मतलब जानते हो, टैक्स जिसको हम कहते हैं। अनाज पे ये लोग क्या मांग रहे थे, कर मांग रहे थे और इन कर को देने में किसान संभव नहीं थे, सक्षम नहीं थे। तो उन्होंने इसलिए गांधी जी को बुलाया कि उनको कर न देना पड़े, यानी जबरदस्ती उनसे कर लिया जा रहा था। अब जब उनकी कहीं ना कहीं महामारी बहुत बड़ा आपदा होता है, सबने देखा भी होगा। तो इसलिए इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने किया कहाँ, खेड़ा में। इसको नाम जाना जाता है खेड़ा आंदोलन। इसके जस्ट तुरंत बाद ही महात्मा गांधी ने एक और आंदोलन कर दिया, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी कहते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ये भी कहाँ हुआ था, ये भी गुजरात में हुआ था। अहमदाबाद गुजरात का ही पार्ट है। यह किस लिए था, वो किस साल में हुआ था, ये हुआ था, हाँ ये सही कह, 1918 में यह भी हुआ था। 1918 गुजरात में। यह क्या था, अहमदाबाद मिल मजदूर। अहमदाबाद मिल मजदूर जो था, यह था वहां के जो कर्मचारी थे। मिल जानते हो जिसमें कपड़े उपड़े बनाए जाते थे, तो मिलों में काम करते थे लोग, तो इनका यह आंदोलन था। यह लोग क्या थे, उसी महामारी में जूझ रहे थे, ये भी लोग प्लेग वाले में। तो ये लोग वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे, यानी कि इनका गुजारा नहीं हो पा रहा था, तो इन्होंने क्या किया था, वेतन की वृद्धि की मांग किया था मिल के मालिकों से, जिसके लिए इन्होंने क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया, हड़ताल कर दिया। और उसके बाद से गांधी जी आए, इसको भी अपना समर्थन प्रदान किया। तो बाद में मतलब तय हुआ, तो उसके बाद से इनकी वृद्धि की गई वेतन में। इस प्रकार से हम देखते हैं तीनों जो भी था, गांधी जी की एक तरह से कहीं ना कहीं जय जयकार होने लगी। गांधी जी एक तरह से लोग जो थे गांधी जी को आशा की निगाहों से देखने लगे थे, क्योंकि गांधी जी हथियार रहित, बिना हथियार के ये सब कार्य किए जा रहे थे। क्योंकि उनका क्या था, सत्याग्रह। वो क्या करते थे, सत्य के लिए आग्रह। और सत्य के लिए आग्रह किस रूप में करते थे, अहिंसा के रूप में। हिंसात्मक नहीं करते थे, हड़ताल पे बैठ जाते थे। क्योंकि हड़ताल देखो बहुत बड़ा एक माध्यम होता है सरकारों को कहीं ना कहीं मजबूर करने के लिए। हमने देखा था हमारे यहाँ भी एक कानून बनाया गया था किसानों के लिए, किसान अड़े रह गए थे उस कानून के विरोध में, बाद में सरकार को हटना पड़ा पीछे। तो उसी प्रकार से गांधी जी ने भी ये किया था आंदोलन। तो तीनों महत्वपूर्ण आंदोलन है गांधी जी के, जो भी शुरुआती हैं तो इनको याद रखोगे। चंपारण आंदोलन 1917 बिहार में, खेड़ा आंदोलन कहीं कहीं 1917 भी होता है, कहीं कहीं 18 भी होता है। तो इसको लेकर के आप लोग क्लियर रहेंगे। उसके अलावा अहमदाबाद मिल मजदूर, यह भी 1918 में हुआ था। तो गांधी जी के शुरुआती तीन जो आंदोलन थे प्रमुख थे। मैप में क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है कि वह स्थान जहां अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, या वह स्थान जहां चंपारण आंदोलन हुआ, या वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम आंदोलन किया था। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं मैप वाले क्वेश्चन में। तो गांधी जी के द्वारा यह आंदोलन किया गया। अब गांधी जी का एक तरह से प्रभाव जमने लगा। उसी बीच क्या किया, ब्रिटेन वालों ने एक एक्ट लाया जिसको हम जानते हैं रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट यह कब आया, अगर कोई पूछेगा तो बताओ, 1919 में। ये रॉलेट एक्ट आया 1919 में। अब रॉलेट एक्ट आया क्यों, इसका नाम रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाने लगा। क्यों, क्योंकि लाने वाला जो था वो कौन था, सर सिडनी
सर सिडनी रॉलेट था उसका नाम। क्या नाम था? सर सिडनी रॉलेट। एक व्यक्ति आया था ब्रिटेन से, तो उसी के आने से ही मतलब इस एक्ट को जाना जाता है रॉलेट एक्ट के नाम से। इसको महात्मा गांधी ने एक और नाम दिया था, काला कानून। काला कानून, गांधी जी ने इसको काला कानून कहा। काला कानून क्यों कहा? क्योंकि ये जो रॉलेट एक्ट आया था, काला कानून इसलिए कहा गया क्योंकि जो भी मतलब कि सरकार के खिलाफ, सरकार कौन? ब्रिटेन। ब्रिटेन के खिलाफ जो भी आंदोलन करता है या कोई भी ऐसी गतिविधियां करता है जो सरकार के विरोध में होगी, उनको क्या किया जाएगा? बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाएगा और 2 सालों के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि बिना दलील, इस कानून को क्या नाम दिया गया? बिना दलील। दलील का मतलब क्या होता है? यानी कोई हम अपनी पक्ष ही नहीं रख पा रहे, पुलिस आई हमको गिरफ्तार करके लेके चली गई, हम कुछ कह नहीं पा रहे, कहाँ ले जा रहे हो, वो आया लेके चला गया। तो इसीलिए बिना दलील, उसके अलावा बिना वकील, यानी इसमें वकील भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर चलो हम तो नहीं कर पाए तो कम से कम हमारा वकील हमारा पक्ष रखेगा, लेकिन इसमें वो अभी नहीं था। उसके अलावा बिना अपील, बिना अपील, यानी किस प्रकार का यह कानून था? बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील। यानी अब हम तीनों हम नहीं कर पा रहे थे, जो भी आंदोलनकारी थे वह इन तीनों चीजों को नहीं कर पा रहे थे, ना तो दलील, ना तो अपील, ना तो वकील। इस प्रकार से महात्मा गांधी, भी पूछा जाता है कि किसने कहा था कि यह रॉलेट एक्ट काला कानून है, तो क्या बताओगे? महात्मा गांधी ने कहा था। क्या है? काला कानून। क्यों काला कानून कहा? क्योंकि बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील के गिरफ्तारी कर ली जा रही थी। वो भी कितने देर के लिए गिरफ्तारी? वो भी 2 साल के लिए जेल में भर दिया जा रहा था बिना कुछ बताए हुए। तो इसीलिए इसका बहुत व्यापक रूप से एक तरह से विरोध किया गया। गांधी जी ने सर्वप्रथम विरोध किया काला कानून इसको नाम दे करके, काला कानून नाम दे करके इन्होंने क्या किया? तो रॉलेट एक्ट का व्यापक रूप से विरोध देखने को मिला, जिसमें सबसे बड़ा विरोध था 30 मार्च 1919, स्वामी श्रद्धानंद ने कर नहीं देने के रूप में एक तरह से आंदोलन किया था, और उसको और व्यापक बनाया गया रॉलेट एक्ट के रूप में। उसके बाद 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल। देशव्यापी हड़ताल का मतलब क्या है? कि व्यापक रूप से पूरे देश में इस रॉलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा था। उसके अलावा 8 अप्रैल 1919 को गांधी जी दिल्ली की तरफ जा रहे थे और उनकी गिरफ्तारी कर ली गई, यानी उनके दिल्ली आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके अलावा 9 अप्रैल 1919 को सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इन 2 ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर दिया गया। उसके बाद इनके गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने क्या किया? और व्यापक रूप से आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया और एक जुलूस निकाला। जुलूस क्या था? शांति रूप से एक जुलूस को निकाला जा रहा था। एक तरह से सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को छोड़ने के लिए लोगों ने एक शांति रूप से जुलूस निकाला, लेकिन उस पे उस समय क्या कर दिया गया? गोलियां चलवा दी गई उस जुलूस पर, पुलिस के द्वारा गोलियां चला दी गई। उसके बाद क्या हुआ? वहां पे एक मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है? मार्शल लॉ का मतलब होता है कि उस समय जो भी कंट्रोल रहेगा वो किसके हाथ में रहेगा? सेना के हाथों में रहेगा, यानी मिलिट्री के पास रहेगा। तो मार्शल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री का शासन, यानी अब मिलिट्री के सुपुर्द कर दिया गया था इस इलाके को पूर्ण रूप से। और सबसे भयावह दिन तो वह था जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर उसके बारे में हम देखेंगे, आज भी वो चीजें मिलती हैं। निहत्थे बैसाखी का दिन था पंजाब के अमृतसर शहर में। जलियांवाला एक बाग था, चारों तरफ से उसको एक तरह से जाने और आने का केवल एक ही रास्ता। जनरल डायर को कमान दी गई थी मार्शल लॉ की। जनरल डायर ने क्या किया? जो अमृतसर में लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग के स्थान पर, उस स्थान को क्या किया है? जिस तरफ से रास्ता निकलने का था उसको बंद करवा दिया गया।
अर्थात हम कह सकते हैं जैसे कि ये रास्ता है, कोई बाउंड्री लगी हुई है चारों तरफ से, केवल निकलने का एक यही रास्ता था और इसको भी उसने क्या कर दिया, बंद करा दिया। और निहत्थे भारत के जो भी लोग थे उसमें मेले में निहत्थे लोगों पर उसने गोलियां चलवा दी। मंजर इतना खतरनाक था, कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। उसने लोगों ने अपने जानों को, प्राणों को बचाने के लिए वो लोग, कुछ लोग कुएं में भी कूद गए, लेकिन वो इतना नृशंस हत्यारा था जनरल डायर कि उसने क्या किया, उसमें भी गोलियां चलवाना स्टार्ट कर दिया। जो कुएं थे उसमें लोगों ने कूद करके जान बचाने की कोशिश किया था, उस कुएं में भी उसने गोलियां चलवा दी थी। तमाम मतलब वहां आज भी अगर देखने को मिलेगा गोलियों के निशान, आज भी उस कुएं में खून की जो बूंदे हैं, छींटे हैं, वो भी दिखाई देते हैं। यानी कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितना भयावह मंजर वो था। और लोग कहते हैं कि आजादी ऐसे ही मिल गई। आजादी के लिए तमाम लोगों ने इस प्रकार की कुर्बानियों को झेला है। ये घटना जो कि आज सभी लोग अभी भी इसे जानते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से इसको जाना जाता है, जलियांवाला बाग की घटना। तो अगर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसको पूछा जाता है पेपर में, तमाम कई बार आ भी चुके हैं। तो कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। निहत्थे लोगों को, सैकड़ों लोग मारे गए थे, सैकड़ों लोग इसमें मारे गए थे। तमाम कल्पना नहीं कर सकते हैं कितना भयावह होता है। एक इसी में एक जो व्यक्ति था उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। देश का वो योद्धा था जो इसमें बच गया था। जिस भी प्रकार से बचा होगा वह योद्धा इसमें बच गया था और उसने एक ऐसा प्रण लिया था जो शायद उतने कम उम्र में और उतने विकट परिस्थितियों में कोई ले सकता था। उस महान ऐसे वीर योद्धा की कहानी हम आप लोगों को कल बताएंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम कल अगले इस पे टॉपिक पे आएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो नोट कर सकते हैं। न समझ में आए तो कमेंट करेंगे, कमेंट में बताएंगे कि नहीं समझ में आया तो फिर से इसको फिर बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कल।